हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो ये है आपका कक्षा 10वीं का इसके प्रश्न। इसके पूर्व में मैंने 12 प्रश्न आपको करा चुका हूं। तो आज हम देखेंगे 13वां प्रश्न। एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 मीटर हो तो उसकी त्रियक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने में लगने वाले त्रिपाल की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका मूल्य 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो। तो ये प्रश्न अभी हम सॉल्व करके देखने वाले हैं। कंटिन्यू 2-4 प्रश्न। तो मेरे इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और सारे लोगों के पास शेयर भी कर देना। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे ही मैं अभी जो सेशन चल रहा है इस सेशन में केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न जो छमाही और वार्षिक परीक्षा में पूछने वाले या पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों का मैं इस सेशन में प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो आप मेरे ये जो वीडियो है ये सारे वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहें, आपको 100% सफलता मिलेगी। तो चालू करते हैं आज का ये वीडियो। एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई कितना है जी? 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई है। h का मान, ठीक है, किसका मान? h का मान। आधार की त्रिज्या r बराबर 12 मीटर हो तो उसकी त्रियक ऊंचाई तथा तंबू को बनने में लगने वाले त्रिपाल की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि उसका मूल्य, त्रिपाल का मूल्य प्रति वर्ग मीटर कितना है? 70 रुपए है। तो कितना टोटल खर्च आएगा ये हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखते हैं और आप इसको ध्यान से समझेंगे। ऐसा सवाल हर बार पूछता है, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? सबसे पहले पॉइंट में आप देखिए प्रश्न को, शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर दिया हुआ है। दिया है, क्या दिया है? दिया है शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई h बराबर 5 मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है जी? तथा आधार की त्रिज्या, तथा आधार की त्रिज्या r का मान भी दिया हुआ है 12 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है हमको? उसकी त्रियक ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। शंकु का त्रियक ऊंचाई, इसलिए शंकु का त्रियक ऊंचाई, इसका फार्मूला है, क्या है फार्मूला? इसका फार्मूला है L स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है? R का मान भी दिया हुआ है, H का मान भी दिया हुआ है। तो मान रख देते हैं यहां से। L का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, R का मान कितना है जी? R का मान है 12 मीटर, यानी कि 12 का स्क्वायर, और H का मान दिया हुआ है 5 मीटर। तो यहां पर भी 5 रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया, हम मान रख दिए। अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। L का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 12 का 2 बार यदि गुणा करते हैं, 12 गुणित 12 यानी कि 12 का वर्ग, यानी कि 12 का 2 बार गुणा, ठीक है। 12 गुणित 12, 12 144 होता है, ठीक है। उसके बाद 5 का वर्ग है तो 5 पंचे 25 हो गया, ठीक है। 5 पंचे 25। L स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 169। यहां पर L का स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को पक्षांतर कर देते हैं तो L इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 169, ठीक है। अब देखिए 169 का वर्गमूल क्या होता है? 169 का वर्गमूल होता है L बराबर हो जाएगा 13 मीटर। ये आ गया आपका किसका? त्रियक ऊंचाई का मान आ गया कितना? त्रियक ऊंचाई बराबर हो गया आपका 13 मीटर, ठीक है। अब हमको त्रियक ऊंचाई ज्ञात हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है जी? अब हमको ज्ञात करना है यदि तंबू को बनाने में लगने वाले, जो तंबू को हम बनाएंगे, ठीक है,
यानी कि आपका जो शंकु है वो किस आकार का होता है, ये देखने आप समझ सकते हैं। ठीक है, तंबू इस तरह का होता है। ठीक है, ये शंकु है, शंकुआकार ही तंबू बनता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है इसका मान दिया हुआ है R, उसके बाद H का मान भी दिया हुआ था, अभी हमने ज्ञात किया L का मान। ठीक है, यानी कि तंबू जो है इस तरह से बनता है। ठीक है, तो इसमें जो भी तिरपाल लगेगा उसका हमको मान ज्ञात करना है। वैसे तिरपाल का मान यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रति वर्ग मीटर इसका मूल्य दिया हुआ है 70 रुपए। तो इसमें कुल तिरपाल जो लगेगा वो कितने रुपए का लगेगा ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है जी, तिरपाल यानी कि तंबू का क्या है, यदि अब हमने सब कुछ ज्ञात किया है, ऊंचाई का मान ज्ञात किए, तिर्यक ऊंचाई का, उसके बाद त्रिज्या भी हमको मालूम है। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, तंबू का यानी कि तंबू में जो लगने वाला तिरपाल है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो तंबू के तिरपाल का क्षेत्रफल, तंबू के तिरपाल का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ये वक्र क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ के तुल्य होगा। क्या होगा, वक्र पृष्ठ के तुल्य कहें या फिर क्या बराबर होगा, तुल्य होगा। इसलिए क्या होगा, देखो तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यानी कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसलिए ये हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है फार्मूला, शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है, इसको C से दर्शाया जाता है पाई आर एल। ठीक है, ये शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र है, C इक्वल टू पाई आर एल। तो अब यहां हम मान रख देते हैं, पाई का मान होता है 22/7 और R का मान है 12। ठीक है, और L का मान अभी हम ज्ञात कर चुके हैं, कितना, ये 13 मीटर ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां रख देते हैं हम 13। ठीक है, ये हो गया, मान रख दिए। अब देखिए यहां पर 7 से कोई संख्या कटने वाला नहीं है, तो हम इसको पूरा पूरा क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हम 12 का 22 के साथ गुणा कर देते हैं, 12 दूने 24 का 4, हासिल आया 2, 12 दूने 24 और 2 हो गया 26। ठीक है, ये हो गया 113/7। फिर से हम गुणा कर देते हैं 13 का 226 के साथ, 13 का ये हो जाएगा 264 गुणित 13, तो 13 का हम पाड़ा पढ़ लेते हैं, 13 चौक 13 दूने 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 52 का 2 हासिल आया 5, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 13 65, 13 छक्के 78, ये 78 हो गया, 8 5 13 का 3 हासिल आया 1, 83 हो गया, 83 का 3 हासिल आया 8। ठीक है, 13 दूने 26, 26 और 8 8 6 14 का 4 हासिल आया 1, ये 34 हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल, इसका गुणनफल 34 32। ठीक है, बटे 7। ओके, अब इसको यदि हमको भाग देना है, ठीक है, इसको क्या करना है हमको, अब भाग दे देते हैं 7 से, तो ये आ जाएगा कितना, भाग दे देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 7 एकम 7, 7 35 ज्यादा हो रहा है, 7 चौक 28, ये 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, अब बच गया यहां पर कितना, 6 63 हो गया, इस 3 के साथ मिलके 7 63, ये हो गया 7 63, यहां से 63 टोटल पूरा कट गया है, यहां अब बच गया 2, जबकि ये जो है जो भाजक है उससे छोटी संख्या है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, यहां पर 0 लगाकर क्या कर देते हैं जी, 0 लगाकर यहां 0 लगा देते हैं, तो यहां पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20। तो अब हम इसको भाग दे देते हैं, 20 है तो 7 दूने 14 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूने 14, 20 में 6 बच गया, तो अब हो जाएगा 6 बच गया, तो 7 से हमको भाग देना है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया टोटल 60, तो ये हो गया 7 दूने 14 सत्तिपन्ना, ये हो गया 60, 7 8 56, 7 63,
ज्यादा हो रहा है, 7 8 56 हो जाएगा। यानी कि ये हो गया इसका भाग देने पर कितना आया, 490.28 आ गया। ये किसका मान है जी, वक्र पृष्ठ का मान है, यानी कि त्रिपाल का क्षेत्रफल है। कहना ये कहें कि ये टोटल जो है ना त्रिपाल का क्षेत्रफल कितना आ गया, 490.28 आ गया। अब देखिए, क्योंकि त्रिपाल का जो प्रति वर्ग मीटर कितना है, प्रति वर्ग मीटर उसका जो मूल्य है कितना है, 70 रुपए है। ठीक है, क्योंकि त्रिपाल का मूल्य कितना है, चूंकि त्रिपाल का मूल्य बराबर कितना है, 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, कितना है, 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। और यहां पर अभी हम शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात किए हैं। वक्र पृष्ठ यानी कि आपका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हम इसके साथ हम इसको क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसलिए उसका लागत मूल्य हो जाएगा। इसलिए किसका लागत मूल्य, त्रिपाल का लागत मूल्य। इसलिए त्रिपाल का लागत मूल्य कितना हो जाएगा जी, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 490.28। इसमें हम कितना गुणा कर देंगे, ये 70 रुपए है प्रति वर्ग मीटर, कितना है 70 रुपए। तो ये 70 से हम गुणा कर देते हैं, तो जो शंकु में त्रिपाल लगने वाला है उसका टोटल लागत मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, 70 से इसको गुणा कर देते हैं तो इधर एक जीरो आएगा। ठीक है, 7 से गुणा कर दिए, 7 8 56 का 6 हासिल आया 5, 7 दूने 14, 14 5 हो गया 19। ठीक है, ये जीरो है। ओके, तो ये जीरो का जीरो, अब 7 हो जाएगा, 7 निया 63 का 3 हासिल आया 6, 7 चौक 28, 28 और 6 हो गया 34, 28 34। ठीक है, ये हो गया। यानी कि अब यहां पर दशमलव लगा देते हैं, यहां लग जाएगा आपका दशमलव। ठीक है, यहां लग जाएगा आपका, सॉरी, इसको आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ये दशमलव है, यहां पर दो संख्या के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा आपका यहां पर दशमलव, तो इस ज्यादा है इसलिए हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं 34 32। ये इसका क्या हो जाएगा, कुल लागत, मतलब त्रिपाल जो लगना है उसका लागत कितना हो गया, त्रिपाल का लागत मूल्य बराबर कितना, 3432 रुपए होगा। ठीक है, इस तरह से सवालों को हल करना है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, है ना। शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है, उसका त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो त्रिपाल का टोटल यानी कि त्रिपाल का क्षेत्रफल, यानी कि किसका क्षेत्रफल, तंबू का क्षेत्रफल, या फिर आप शंकु का क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, उसका सूत्र है पाई आर एल, इसमें मान रख दीजिए। ठीक है, टोटल क्षेत्रफल निकल गया। उसके बाद आपको उसका जो प्रति वर्ग मीटर का मूल्य है 70 रुपए, तो 70 रुपए से इसको गुणा कर दिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका 34 32। ठीक है, सॉरी 34,320 हो जाएगा। 34,000, ये इसको 20 कर दिए तो 34,320 रुपए इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, ये है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अथवा में है, उसी क्वेश्चन का ये भी सॉल्यूशन है, मतलब उसी क्वेश्चन नंबर से है। ठीक है, अथवा में दिया हुआ प्रश्न है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो
इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे देखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन और समझते हैं। तो देखिए यहां पर क्या होगा जी, यहां पर क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है। यानी कि ये जो 2 सेंटीमीटर यानी कि ये छोटा गोला हो गया, ठीक है। और जब छोटा गोला को 64 गोला को, ठीक है, उसको सारे को क्या कर देते हैं, पिघला कर एक बड़ा गोला बनाते हैं। तो उसका त्रिज्या क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो छोटे गोले का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, यहां पर छोटे गोले का त्रिज्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़ा गोला का तो जब हम पिघला कर बनाएंगे उसके बाद ही हमको पता चलेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है यहां पर जी, प्रत्येक गोलियों की त्रिज्या कितना है, यानी कि आप लिख सकते हैं छोटे गोले की त्रिज्या R बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। बड़े गोले माना बड़े गोले की त्रिज्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बड़े गोले की त्रिज्या R मान लेते हैं और इसका मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब यहां पर ये समझने की जरूरत है आपको, 2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाली जो गोला है, ठीक है, उसी प्रकार मतलब कुल जो है कितने 64 गोलियों को पिघलाया गया है 2 सेंटीमीटर वाले को। तो बड़ा गोला जो भी बनेगा उसका हमको त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार छोटे गोले यानी कि बड़े गोले की आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर कितना, बराबर हो जाएगा 64 गोले गुणित 64 गोले या गोलियों का आयतन। ये इसका फार्मूला है, ये ट्रिक है आपका, ठीक है। छोटे गोले का आयतन यानी कि बड़े गोले 64 गोलियों को पिघलाकर कितना बनेगा जी, बड़ा गोला बनेगा, ठीक है। इसका त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, ओके। तो देखिए यहां पर बड़े गोले का आयतन का फार्मूला क्या है, मतलब गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो बड़े गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r, कैपिटल R होगा बड़े गोले का आयतन, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब, ओके। क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4 यानी कि इसमें 64 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको अब सॉल्व करते हैं। 4/3 यहां पर देखिए 4/3 से 4/3 दोनों साइड में है, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, ठीक है। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहां से बचेगा, यहां से देखिए क्या बच गया, यहां से बच गया इधर r क्यूब, इधर बच गया 64 गुणित कितना बच गया जी, r का क्यूब बचा है, जबकि r का मान कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम r का मान भी रख देते हैं, r क्यूब यानी कि ये किसका मान है, स्मॉल यानी कि छोटा गोले का त्रिज्या है, ठीक है। तो ये छोटा गोला का त्रिज्या स्मॉल r है, तो ये 64 गुणित 2 का घात 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे इसको हल करते हैं, क्या है जी यहां पर है देखिए r का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 64 गुणित 2 का घात 3, यही है, ओके। तो अब क्या करते हैं जी, यहां पर r का क्यूब हो गया, 64 को हम गुणनखंड करके क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसको भी क्यूब के रूप में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा, अगर 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 2 का घात 3, यानी कि आप इसको लिख सकते हो r क्यूब इक्वल टू 4 का घात 3 गुणित 2 का घात 3, या आप क्या लिख सकते हैं इसको r क्यूब इक्वल टू 4 गुणित 2 का पूरे का घात 3। देखिए इधर भी घात 3 है, इधर भी घात 3 है।
अगर समान घात हो तो उस सिचुएशन में घात आपस में क्या हो जाते हैं, भाग चले जाते हैं। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसल हो जाएगा, बचेगा r बराबर 4 दूने 8 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ओके, वीडियो पसंद आए तो सवाल, यदि ये जो भी सवाल है उसका सॉल्यूशन यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और बीच बीच में आप कमेंट भी कीजिए। कहां समझ में नहीं आ रहा है ये भी आप कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब ये है आपका 14 नंबर सवाल। 14वां नंबर सवाल। अब ये है आपको बहुलक से संबंधित सवाल। ठीक है, ये आपको क्या पूछ रहा है यहां पर, बहुलक। ओके, अब देखते हैं बहुलक कैसे। बहुलक का मतलब क्या होता है, कोई संख्या यदि सबसे ज्यादा बार आया है उसी को क्या कहा जाता है, बहुलक। मतलब बहुत ज्यादा बार रिपीट होने वाला संख्या, सबसे ज्यादा जो आंकड़े होंगे उसमें सबसे ज्यादा बार आने वाला जो संख्या होगा वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। बट यहां पर क्या है, ये वर्गांतर के रूप में दिया हुआ है, तो इसमें बहुलक हम कैसे चिन्हित करेंगे ये यहां पर इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, ये भी सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वैसे भी ये सारे वीडियो में सिलेक्टेड प्रश्न है। ओके, यदि आप ये सारे चीज को समझ जाते हैं तो आपको ज्यादा कहीं पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार के सारे सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है जी, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक आंकड़ा यानी कि एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, वर्गांतर दिया हुआ है तो यहां पर हम लिख देते हैं वर्गांतर। ओके, उसके बाद है आवृत्ति, तो यहां पर आवृत्ति भी लिख देते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सारणी। ओके, अब देखिए यहां पर वर्गांतर दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये आपका वर्गांतर दिया हुआ है। ठीक है, आंकड़े क्या, आवृत्ति क्या क्या दिया हुआ है, 0 से 9 के बीच में 10, फिर 10 से 20 17, 20 से 30 है 28, उसके बाद 30 से 40 23, और 40 से 50 है 15, और 50 से 60 आंकड़े हैं कुल 8। ठीक है, अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या करेंगे जी, सबसे पहले यहां पर हमको देखना है कि सबसे जो आवृत्ति है, सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सा है। तो यहां पर देखिए सबसे बड़ा आवृत्ति क्या है, यहां पर 28 है। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं पूरा वर्गांतर के साथ। ठीक है, ये हो गया आपका सबसे बड़ा आवृत्ति, यानी कि ये आपका बहुलक वर्ग, वर्गांतराल और आवृत्ति है। बट कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो वही संख्या को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए 20 से 30 के बीच में, यानी कि 28 बार आया है, बट इसमें से 20 से 30 के बीच में 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 27 28 हो सकते हैं। बट कौन सी संख्या सबसे ज्यादा आई है ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे अधिक आवृत्ति किसका है जी, 28 है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सबसे अधिक आवृत्ति किसका है, 28 का है। ठीक है, बट ये कौन से वर्गांतराल में है, ये है आपका वर्गांतराल या वर्गांतर किसके अंतर्गत आता है, 20 से 30 है। इसका वर्गांतर कितना है, 20, वर्गांतर 20 30 है। ठीक है, 28 का वर्गांतर कितना है, 20 30 है। ओके, अब देखिए यहां पर अतः बहुलक वर्ग क्या होगा, अतः बहुलक इसके बाद है। ठीक है, बहुलक वर्ग होगा
क्या होगा 20 30 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा 20 30। अब यहां पर देखिए इसलिए L यानी कि क्या, ये जो वर्गांतर है, ठीक है, ये जो वर्गांतर है इसका पहला वाला पद L इक्वल टू, या इसको कैपिटल L से भी दर्शाया जाता है। ठीक है, किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल L से भी दर्शाया जाता है या स्मॉल l से। तो ये हो गया आपका वर्गांतर का पहला संख्या क्या है 20 है। ठीक है, उसके बाद F0 बराबर क्या होगा जी, F0, ये F0 होगा, ये F1 फिर F2 होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या है जी, ये पहला वाला ये जो आवृत्ति है, ठीक है, इसके पूर्व पद को F0, फिर ये जो बहुलक वर्ग है उसको F1, फिर उस बहुलक वर्ग के बाद का जो आवृत्ति है उसको F2 से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा F0 इक्वल टू हो जाएगा आपका 17 और F1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 28। ओके, और F2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 23। कितना हो जाएगा 23, ये हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद और क्या बचा हुआ है, H इक्वल टू होगा, क्या होगा H, यानी कि ये जो वर्गांतर है, ठीक है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10 है। कितना है जी 10 है। ठीक है, 20 से 30 या जैसा भी है 0 से 10 कितना है 10 है। ओके, वर्गांतर कितना है, वर्गांतर है यहां पर 10। ठीक है, ये हो गया, यहां तक आपको ये समझना जरूरी है। L मीन्स ये जो संख्या है, ठीक है, वर्गांतर का जो बहुलक वर्ग का वर्गांतर का पहला संख्या को क्या कहते हैं, L से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसको L2 से, ओके, अगर हमको जरूरत हो तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो L2 इक्वल टू 30 हो जाएगा, और F0 मतलब ये जो आवृत्ति है इसकी आवृत्ति के ऊपर वाला पद, पहले वाला पद, इसको F0, ये है आपका जो आवृत्ति है, जो बहुलक वर्ग है उसको F1, फिर उसके बाद का जो संख्या है उसको F2, और और उसके बाद हो गया बस इतना। ठीक है, ये यहां तक आपको सबको समझना जरूरी है। ओके, बहुलक का सूत्र क्या होता है जी, बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है बहुलक का, क्या होता है, यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, या केवल हाँ या ना में भी आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है F1 माइनस F0। ठीक है, उसके बाद है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, इंटू H, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, क्या है फार्मूला, L प्लस, सॉरी यहां पर प्लस है, क्या है L प्लस, ये इसका फार्मूला F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इक्वल टू H, ये इसका फार्मूला। इस फार्मूला में हम मान रख देते हैं। L मीन्स ये है 20। ठीक है, L का मान कितना है 20, F1 का मान है 28, कितना है 28, और F0 का मान है कितना 17 है, कितना है 17, F0 का मान कितना है 17 है। ठीक है, ये मान रख दिए हम लोग। अब इसको बटे में 2F1 का मान कितना है जी, F1 का मान है 28। ठीक है, ऋण कितना है जी, यहां पर F0 का मान है 17, और F2 का मान कितना है 23। ये हो गया, रख दिए। H का मान है 10। ओके, अब सारे को हम हल करते हैं। ठीक है, देखिए हल कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाला को, कोष्टक वाला को। ठीक है, यहां पर यदि आप क्या कर देते हैं, इसको घटा देते हैं तो कितना आएगा 11 आएगा। ठीक है, 28 में 17 गया 11, नीचे में 28 दूने 56, ऋण के दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, 7 3 10 का शून्य हंसी लाया, 1 2 3 4, 40 हो गया, गुणित 10 हो गया। ठीक है, बहुलक
बहुलक बराबर हो जाएगा, इधर था आपका 20 और धन यहां था आपका कितना 11 गुणित ये हो जाएगा 10, ठीक है, बटे हो जाएगा यहां कितना जी 56 ऋण 40 है। ओके, तो इसको हल करेंगे तो 20 धन ये हो जाएगा 11 धम 110 बटे कितना है 56 में 40 घटा देते हैं तो आपका बच जाएगा 16। इसका बट्टा कुछ नहीं मतलब 1 है तो ये हो जाएगा लघुत्तम 16 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 20 गुणित 16 धन 110। ओके, यहां तक आपको वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 16 का इसके साथ ये हो जाएगा 0। ओके, 16 दूने 32, 16 शून्यम शून्य 16 दूने 32, 320 धन ये हो गया आपका 110 बटे 16। तो जोड़ दीजिए इसको, दोनों जुड़ जाएंगे 110 और 320 तो ये हो जाएगा 0 का 0 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 430 बटे 16 आ गया, कितना आ गया 430 बटे 16। अब इसको हम 16 से भाग दे देते हैं, ठीक है। 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए कितना आएगा जी 16। अगर देखते हैं तो 16 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 43 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 16 दूने 32, 16 तिया 48, ज्यादा हो रहा है। ओके, 16 दूने 32 तो यहां आ जाएगा 32, 16 दूने 32 तो यहां बच गया कितना जी, यहां बच गया आपका 9, ठीक है। ये हो गया आपका, उसके साथ 0 लग गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका 90, 16 छक्के 96, सॉरी 110, ठीक है। ये हो गया आपका 16 दूने 32, 43 में 32, ये हो गया आपका 13, 13 में 2 गया तो बच गया जी आपका 11 का 1 हसीला है। 16 दूने 32, 16 तिया 48, 16 दूने 32 हो गया, ठीक है, 2 हो गया 43, 32, यहां से आ गया आपका 13, 13 में 2 गया 11 बच गया, ठीक है। ये हो गया आपका 110 बच गया, ठीक है। 110 यानी कि यहां कितना बच गया 110, तो आपका ये हो गया 16 दूने 16 छक्के 96, सीधा सीधा 16 छक्के 96 है। टोटल कितना हो गया 160। तो अब हम इसको भाग दे देते हैं तो कितना बचेगा 16 8। ओके, ये हो गया आपका टोटल कितना 26.88, यानी कि बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 26 दशमलव कितना 26.88, 26.88 इसका आंसर हो गया। ओके, इस तरह से सवालों को क्या करना है हमको हल करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्या, यह है आपका नेक्स्ट प्रश्न। यह भी आंकड़ों से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, इसी चैप्टर का है। ओके, तो अब इसको भी आपको समझने की जरूरत है, इस तरह का प्रश्न भी पूछता है, ठीक है। तो ये प्रश्न क्या है, नीचे दी गई सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहां से हमको क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ओके, समझने की जरूरत है। यहां पर है, देखिए साक्षरता दर प्रतिशत में और शहरों की संख्या है यहां पर, ठीक है। तो साक्षरता दर दिया हुआ है प्रतिशत में 45 से 55% 3 शहर है और 55 से 65% 10 और 65 से 75% साक्षरता दर है 11 शहरों की, 75 से 85% है 8 शहरों का साक्षरता दर, 85 से 95 3 शहर का क्या है प्रतिशत है, ठीक है। तो इसके लिए भी आंकड़े बनाने की जरूरत है, कॉलम खींच लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपका साक्षरता दर, साक्षरता दर किसमें प्रतिशत में, ठीक है, ये हो गया। ओके, उसके बाद है शहरों की संख्या,
शहरों की संख्या, शहरों की संख्या। ओके, उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है जी, मध्य बिंदु। क्या ज्ञात करना है, मध्य बिंदु या मध्यमान भी कहा जाता है, इसको हम एफ आई से दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद है दोनों का गुणनफल। ये है आपका, नहीं, ये है आपका मध्य बिंदु को एक्स से दर्शाया जाता है। किससे, एक्स से। यहां लिख दिए एक्स आई, यहां लिख दिए एफ आई। ठीक है, दोनों का गुणनफल को हम क्या किससे दर्शाएंगे, एफ आई एक्स आई से। ठीक है, ओके। अब ये हो गया आपका एक चार्ट बन गया है। अब इस चार्ट में हमको सबसे पहले साक्षरता दर को लिखना है। साक्षरता दर है 45 से 55%, फिर 55 से आपका 65%, 65 से कितना है जी आपका 75%, फिर 75 से आपका कितना है जी 85%। ओके, 85 से आपका परसेंट है 95%। ठीक है, इनका आंकड़े क्या क्या है, शहरों की संख्या है, इसमें 3 है, इसका 10 है, उसके बाद 11, 8 और ये 3 है। ठीक है, अब हमको मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करना है, ये आपको सबसे पहले सीखना है किसी भी वर्गांतर का। ठीक है, मध्य बिंदु का मान यदि ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करना है, हमको क्या करना है, ये जो दोनों वर्गांतर है ना, इसको हमको क्या करना है, जोड़ देना है। 45 55 हो जाता है 100। ठीक है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, इसका हमको आधा कर देना है। ठीक है, मतलब इसका मध्य बिंदु, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये दोनों का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, यहां पर 2 से अगर भाग दे देते हैं तो 50 आ जाएगा। कितना आएगा, 50 आ जाएगा, यानी कि इसका मध्य बिंदु कितना आ गया, 50। तो उसी प्रकार नेक्स्ट जो भी संख्या होगा, वर्गांतर होगा, इसका भी 55 और 165 को अगर गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 120 आएगा। कितना आएगा, 120। तो ये हो जाएगा 2 से भाग दे दो तो ये आ जाएगा 60। इसी तरह से ये कंटिन्यू क्या हो जाएगा, 10 का डिफरेंस आएगा, 60, 70, 80, ये और ही हो जाएगा 90। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना है, इसका मध्य बिंदु ज्ञात हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, एफ आई एक्स आई का मान, ये दोनों का कुल मिलाकर के गुणनफल हमको क्या करना है, यहां से ज्ञात करना है। ओके, तो दोनों का गुणनफल हम ज्ञात करते हैं। यहां से गुणनफल ज्ञात कीजिए, 3 5 15। ठीक है, ये 150 हो गया, 10 छक्के 60, यानी कि ये हो जाएगा आपका 600, 11 7 77, यानी कि ये 770 हो गया। ठीक है, उसके बाद है 8 8 64, यानी कि ये 640 हो गया, 3 9 27, 8 8 64। ओके, ये है 3 9 27, यानी कि 270 हो गया। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, एफ आई यानी कि टोटल जो आंकड़े हैं, शहरों की संख्या है, इसको जोड़ना है। ठीक है, इसको सबको जोड़ देते, 3 1 4, 8 4 12, 3 हो गया 15 का 5 80 लाया 1 1 1 2 1 3, 35 हो गया। किसका मान हो गया जी, समीशन एफ आई का मान हो गया 35। आंकड़ों की संख्या कितना हो गया, 35। और हमको अब किसको जोड़ना है, हमको जोड़ना है दोनों का गुणनफल को। ठीक है, मध्य बिंदु और शहरों की संख्या को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 105 यानी कि ये आ जाएगा आपका 0, इसको हम लिखते हैं कुल योग, यानी कि समीशन का मतलब होगा कुल योग एफ आई एक्स आई बराबर कितना आएगा। देखो यहां पर इस संख्या नहीं आएगा, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, यहां पर यहां लिख देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 0। ठीक है, 5 7 12 6 18 7 हो गया, 18 7 हो गया, 25 का 5 80 लाया 2, 6 7 7 14, 7 21, यानी कि ये हो गया 20 20 22 और आपका बचा है 2, 22 24। ठीक है, 2450 इसका मान आ गया। ओके, अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य का फार्मूला क्या है, समांतर माध्य का, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य, ये जो आंकड़े हैं, दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या हो जाता है जी, फार्मूला है
समीशन यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, समीशन एफ आई एक्स आई अपान समीशन एफ आई। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूला में हम मान रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको एक्स आई से मतलब एक्स बार से भी दर्शाया जाता है आंकड़ों का समांतर माध्य का। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीशन एफ आई एक्स आई एक मान है 2450। 2450 बटे कितने आंकड़े हैं 35। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। 35 का पहाड़ा याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कम से कम 5 का पहाड़ा तो याद है। 5 साते 35 हो गया, 5 चौक 20, 5 पंचे 25 ज्यादा हो रहा है, 5 पंचे 5 चौक 20, तो यहां बच गया 4, 45 हो गया, 5 आठे 40, 5 निया 45, ये 5 निया 45, और क्या बच गया है जी, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 0 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सॉरी जोड़ में गलत हो गया क्या हमारा, अरे यहां पर क्या है जी, 3 है। क्या है, 6 5 12 4 16 16 और 7 हो गया, ठीक, यहां 3 है। ठीक है, ये क्या है आपका 3 है, क्या है 3 है। तो यह क्या हो जाएगा जी, आप देखिए, अब भाग देते हैं इसको, अब भाग दे दीजिए। ये हो जाएगा 5 साते 5 चौक 20 तो आएगा ही। ठीक है, 5 चौक 20, तो यहां बच गया आपका 43 हो गया, 5 आठे 40 हो गया। ठीक है, 5 आठे 40, तो 3 बच गया, अब हो जाएगा 5 छक्के 30। ओके, दशमलव के बाद 5 छक्के 30 हो गया, 48 सॉरी यार मैं क्या कर रहा हूं, देखिए एक बार पुनः भाग दे देते हैं किससे, सबसे पहले इसको तो मिटा देता हूं मैं। इसको यदि हम क्या कर देते हैं, इसमें मान रख देते हैं, तो इसका मान क्या होगा, देखिए इसका मान है समीशन एफ आई एक्स आई का मान है 2430, और किसका मान आंकड़ों की संख्या का यानी कि शहरों की संख्या का टोटल योग है 35। ठीक है, 35 का पहाड़ा याद नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, हम सबसे पहले दे देते हैं 5 से, 5 साते 35, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौक 20, 5 पंच 25 ज्यादा हो रहा है, 5 चौक 20 हो गया। ठीक है, अब देखो 5 चौक 20 हो गया, यहां पर कितना बच गया जी, घटाने पर 4 बच गया, 4 और 3 मिलके 43 हो गया। 5 का पहाड़ा पड़ते हैं 43 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 आठे 40, 5 नया 45 ज्यादा हो रहा है, 5 आठे 40 हो गया। ठीक है, कितना 5 आठे 40, तो यहां क्या बच गया जी, अब बच गया 3, 3 और 0 30 हो गया, 5 छक्के 30, ये हो गया आपका 486। इस 7 है नीचे में। ओके, इस 7 से फिर से 486 को भाग दे के देखते हैं, ये हो जाएगा 7 पन्ना 35, 7 छक्के 42, 7 7 49 ज्यादा हो रहा है, 7 छक्के 42, 42 अगर यहां पर घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, कितना 7 छक्के 42, 7 छक्के 42 ये कट चुका है। ठीक है, 7 छक्के 42, तो यहां बच गया 6, 66 हो गया। ठीक है, 66 को फिर से 7 का पहाड़ा से काटिए, 7 पन्ना 35, 7 छक्के 42, 7 7 49, 7 आठे 56, 7 निया 63, कितना 7 निया 63। ओके, यहां बच गया 3, दशमलव लगा लिए, 0 लगा दिए। ठीक है, तो ये हो गया 30, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35 ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 7 चौके 28, यानी कि ये हो गया 7 चौक 28 हो गया। ओके, अब क्या बच गया जी, 2 बच गया, 7
7 दूने 14, ठीक है। ये हो जाएगा 42 दशमलव, ये हो गया टोटल कितना आ गया, एक्स बार का मान आ गया 69.42, ठीक है। कितना आ गया 42, या फिर 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। किसका, आपका समांतर माध्य कितना आ गया 69.42, ओके। या इसको आप प्रतिशत में दिखाएंगे तो 42% हो गया, ओके। ये है इसका सॉल्यूशन, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न, क्या है जी, नेक्स्ट प्रश्न है, ये है आपका टैक्सेशन से लिया गया प्रश्न है, ओके। ये जो कराधान एवं बैंकिंग एवं कराधान, इससे एक सवाल 5 नंबर का हर बार पूछता है। तो इसी तरह का सवाल पूछता है और एकदम कठिन भी नहीं पूछता है, ठीक है, और एकदम सरल भी नहीं पूछता है। तो ये है आपका टैक्सेशन एंड कराधान का आपका सवाल, ओके। तो इस सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं और समझते हैं, ओके। तो देखिए यहां पर क्या है जी, एक वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजेश की कुल वार्षिक आय है 5,25,000 रुपए। वह सामान्य भविष्य निधि में 8,000 रुपए प्रति माह जमा करता है तथा 8,000 रुपए अपने भारतीय जीवन बीमा का वार्षिक, ये वार्षिक प्रीमियम है, ठीक है, और ये है आपका प्रति माह 8,000, ठीक है। तो यदि वह 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देता है तथा 2 लाख रुपए से अधिक आय पर 10% की दर से आयकर देता हो एवं आयकर में छूट सभी बचत पत्रों का 100%, यानी कि अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए, जो बचत करेंगे, जो टैक्स से बचना है उसके लिए यदि बीमा करते हैं तो वो टोटल जो होगा बचत कितना, 1 लाख रुपया तक का ही हम क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर 1 रुपए भी है तो वो माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो राजेश के द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए, जहां शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है, यहां मिसप्रिंट है, 3% है, ठीक है। तो इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे, देखिए ये आपको सबको समझने की जरूरत है इस सवाल को, ओके। तो हल करते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या होगा जी, राजेश की वार्षिक आय कितना है, आप लिखेंगे क्या, राजेश की वार्षिक आय बराबर कितना है, 5,25,000, 5,25,000 रुपए, ठीक है। कितना है, 5,25,000 रुपए, ओके। अब देखिए यहां पर क्या क्या करता है जी, ये कहां 5,25,000 रुपए में, ये क्योंकि एक कर्मचारी है, इसका जो आय है, वार्षिक आय कितना है, 5,25,000 है। उसी में से वो कहीं पर भी खर्च करता है, जो सामान लेना है ले लेता है, या फिर उसमें से टैक्स से बचत के लिए, नहीं कि टैक्स ना कटे या कम कटे, उसके लिए क्या करता है वो, कोई बीमा पॉलिसी करता है या फिर सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है। तो यहां पर क्या क्या करता है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सामान्य भविष्य निधि में 8,000 रुपए प्रति माह देता है, ठीक है। सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह कितना जमा करता है, 8,000 रुपए, ये प्रति माह है, ठीक है। 8,000 रुपए जमा करता है, तो इसका 12 से हम गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा 12,896,000, ठीक है। कितना हो जाएगा, 12,896,000 रुपए, ठीक है। ये हो गया आपका कुल, ओके। उसके बाद कितना जमा करता है जी, भारतीय जीवन बीमा में वार्षिक प्रीमियम, भारतीय जीवन बीमा प्रीमियम कितना है, ये है वार्षिक, क्या है, ये है वार्षिक, क्या है, वार्षिक कितना जमा करता है, केवल 8,000 रुपए, कितना, 8,000 रुपए, ओके। ये टोटल कितना हो गया, कुल जमा
कुल जमा बराबर कितना हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा यहां पर 8 6 14, ये जीरो जीरो, ठीक है। 8 6 14 का 4 हासिल आया 1, यानी कि ये टोटल हो गया 1,04,000 रुपए, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। 1,04,000 रुपए क्या हो गया इसका कुल जमा, यानी कि टैक्स से बचत के लिए कितना जमा किया है, 1,04,000 रुपए, ठीक है। ये हो गया, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे, ठीक है। अतः कर योग्य आय क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या है जी, 1 लाख तक जो जमा करता है ना वही मान्य होगा, उससे ज्यादा को हम कैलकुलेशन नहीं कर, मतलब माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। 1 लाख रुपए तक छूट है, कहने का मतलब जो जमा राशि है उसमें से। तो कुल आयकर या अतः कर योग्य आय क्या हो जाएगा, अतः कर योग्य आय क्या हो जाएगा, देखिए टोटल आय कितना है, 5,25,000 रुपए है, कितना है 5,25,000, इसमें से केवल 1 लाख ही माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 लाख ही माइनस होगा, ठीक है। कितना 1 लाख रुपए तक ही माइनस होगा, इसलिए 1 लाख रुपए हम क्या कर देते हैं, यहां से घटा देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जी, 4,25,000, कितना 4,25,000 रुपए होगा, ओके। कितना बच गया उसके पास, 4,25,000 रुपए। देखिए यहां पर क्या है जी, इसका जो बचत है यानी कि टैक्स से बचने के लिए 10 यानी कि 1,04,000 रुपए किया था, लेकिन कितना 1 लाख रुपए तक ही सीमा है छूट का, ठीक है। जो जमा आय में से यानी कि जो भी बीमा उमा करता है उसमें से केवल 1 लाख रुपए, उससे यदि 1 लाख 1.5 लाख जो भी जमा करता है फिर भी उसका 1 लाख ही माइनस होगा, इसलिए यहां पर भी 1 लाख माइनस हुआ है, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं दी गई आयकर की दर के अनुसार, ठीक है, दी गई आयकर की दर के अनुसार अब कैलकुलेशन करते हैं। आयकर की दर के अनुसार क्या है जी, 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगर 2 लाख में 1 रुपए भी ज्यादा होगा तो उसका 10% लगना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं देय आयकर, इसलिए देय आयकर क्या हो जाएगा, देय आयकर बराबर हो जाएगा, कितना है जी इसके पास पैसा, अभी 4,25,000 रुपए है, तो 4,25,000 माइनस कितना 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगना है, ठीक है। अगर 1 रुपए भी ज्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा, आपका 10% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 लाख रुपए यदि यहां से घटा देते हैं तो बचेगा कितना, 2,25,000 रुपए बचेगा, 2,25,000 रुपए बच गया, इसका 10% हमको निकालना है, ठीक है। तो 10% निकाल देते हैं 2,25,000 का, 2,25,000 रुपए का 10% कितना हो जाएगा जी, ये 100, ये 0 से ये 2 0 कट गया, बच गया कितना, यहां पर बच गया यहां पर आपका 2,250 गुणित कितना 10, यानी कि ये हो जाएगा 22,500 हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका कुल टैक्स देय आयकर, ये हो गया आपका देय आयकर, टोटल देय आयकर कितना हो गया, 22,500 रुपए हो गया। इसमें आपको और लास्ट में क्या दिया हुआ है, लास्ट में दिया है इस प्रश्न में कि देय आयकर की गणना, ठीक है, कीजिए जहां शिक्षा उपकर देय आयकर का कितना है, 3% है, इसलिए यहां पर हमको ये जो देय आयकर है उसका 3% और निकालना है, ठीक है। तो शिक्षा उपकर बराबर हो जाएगा कितना है जी, 3% है, ठीक है। शिक्षा उपकर कितना हमको देय आयकर का निकालना है, 3%, तो ये हो जाएगा आपका 22,500 गुणित 3%, ठीक है, या 100, ठीक है। परसेंट को हटा दीजिए यहां से क्योंकि इसका हम परसेंट
ऑलरेडी निकाल रहे हैं। ठीक है, ये 3% हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो इसको गुणा कर दीजिए। 5 दिया 15 का 5 हंसी लाया 1, 3 दूने 6, 1 7, फिर 3 दूने 6, 625 हो गया। ठीक है, ये देय आयकर यानी कि ये शिक्षा उपकर कितना हो गया 675। तो हमको कुल आय कितना पटाना है, आयकर कितना देना है, तो कुल आयकर हो जाएगा अतः कुल देय आयकर बराबर हो जाएगा कितना 22,500 प्लस 675। ठीक है, कितना 675, तो इसको जोड़ दीजिए 5, ये हो गया 2, ये 2, अरे 675 है। ठीक है, 7 है, ये 7 है। ठीक है, पांच का 5, ये हो गया आपका 7, और ये हो गया आपका 6 5 11 का 1 हंसी लाया 1, 3, ये 23,175 रुपए हमको क्या करना पड़ेगा जी, टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से टैक्सेशन से संबंधित जो भी सवाल है, ठीक है, उसको इस तरह से आप हल कर सकते हैं। एक्चुअली में इसमें होता क्या है, कुछ और भी सीमाएं हैं टैक्स से बचने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष हो गया या वृद्धाश्रम हो गया। ठीक है, वृद्धाश्रम में जो भी हम डोनेट करेंगे उसका 50% छूट है और 50% का टैक्स लगना है। ठीक है, जैसे आप 10,000 किए तो 5,000 छूट में चला जाएगा। ठीक है, और 5,000 का टैक्स लगेगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री राहत कोष में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो उसका 100% टैक्स फ्री है। ठीक है, यानी कि अगर 1 लाख रुपए आप दे दिए कहीं पर, आपका आय उस हिसाब से है, तो आपको 1 लाख टोटल माइनस हो जाएगा। इस तरह से टैक्सेशन से संबंधित जो भी कैलकुलेशन करना है, ये इस ट्रिक से आप कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो आपको कैसे लगा, ये जरूर कमेंट करके बताएंगे। ओके, और यार कंजूसी मत करना, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, उसके बाद शेयर भी कर दीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।